नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह, जो मेरे हिसाब से आज़ाद भारत के सबसे बड़े किसान नेता, उनकी आज जयंती है, उनको याद कर लें, उनको नमन है। और मुझे ऐसा लगता है कि चौधरी चरण सिंह को इससे बड़ा कोई तोहफा हो नहीं सकता था, जो किसानों ने अपनी एकता एक बार फिर से दिखाई और किसान और सरकार को पीछे हटके वो जो कानून थे उनको वापस लेना पड़ा। चौधरी चरण सिंह के बहुत से किस्से हैं, बहुत से वो हैं, कितने अपने प्रिंसिपल के स्ट्रांग थे। शराब के लिए ज़ीरो टॉलरेंस थी। मतलब मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि एक किसी उम्मीदवार को गोरखपुर महाराजगंज में एमपी का टिकट दे दिए थे और रास्ते में पता लगा कि शराब पीता है, तो उसको अपनी कार से उतार दिए थे। तो खैर वो सब किस्से किसी और दिन। आज ओवरव्यू की बात। 3 प्रश्न हमेशा की तरह। क्या अयोध्या जमीन के घोटालेबाजों को मिलेगी सजा? दूसरा, क्या हरीश रावत छोड़ सकते हैं कांग्रेस? और तीसरा, क्या बंगाल में टीएमसी ने दिखाया बीजेपी को बाहर का रास्ता? आपसे आग्रह है मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेंबरशिप, अगर आप मेंबर बन जाएंगे तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि एक प्रेडिक्टेबल रहता है कि हर महीने आप लोग कुछ ना कुछ मदद करते रहेंगे। लेकिन अगर हर महीने का कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं तो वन टाइम कुछ आर्थिक सहयोग देंगे तो चैनल को आराम से चला सकते हैं। तो सबसे पहले बात, क्या अयोध्या जमीन घोटालेबाजों को मिलेगी सजा? एक घोटाला तो आपको समझ में आ ही रहा था, जो इतने मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल से शुरू हुआ था, उस घोटालेबाजी का पिछले 4-6 महीने से चल रहा था। और वो मान भी लिया गया कि वो जो चंपत राय जी और वो अनिल मिश्रा जी और उपाध्याय जी, जो मेयर साहब हैं, ये सब लोग उसमें लिप्त हैं। किस्सा वही था, 2 करोड़ की ज़मीन, मतलब एक ही ज़मीन का पार्सल है, वो करीब 2.5 हेक्टेयर ज़मीन है, उसमें से 10,000 स्क्वायर मीटर। अच्छा, मैं आपको हेक्टेयर जल्दी से समझा दूं क्योंकि बार बार आपको होगा। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 100 मीटर बाई 100 मीटर। 10,000 स्क्वायर मीटर इज 1 हेक्टेयर। और मोटे तौर पे 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। तो 1 हेक्टेयर उन्होंने बेच दी 2 करोड़ में, शायद रवि तिवारी जी को, और दूसरे 12,000 जो स्क्वायर मीटर बची हुई थी वो भी उन्होंने बेच दी। अच्छा, इसको बेचने पे रोक लगी हुई थी। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फिर आपको याद है कि उसी ज़मीन को 5 मिनट बाद जो ज़मीन 2 करोड़ में खरीदी थी उसको 18 करोड़ में कर दिया गया। और उस समय बड़ा हो हल्ला मचा कि भाई 5 मिनट में कैसे हो सकता है, और उसके विटनेस सब एक ही लोग थे। तो वो किस तरह का घोटाला हुआ है उस पर मैंने एपिसोड भी पहले किया है, वो आप देख सकते हैं। एक नया तरह का हुआ कि भाई जब ये अयोध्या ट्रस्ट बन रहा, अब के लोग ये सब में लिप्त थे, तो जो अगल बगल के लोग थे, जो उसको चलाने वाले लोग थे ना, करता धरता, उन्होंने कहा बहती गंगा में हाथ हम लोग क्यों ना धोए? भाई गंगा वहाँ तक गए हैं, गंगा स्नान सब लोग कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा गंगा जल पी लें। तो उस लूट में बहुत से लोग लिप्त हुए। अब एक और घोटाला सामने आया है। एक MRVT है, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट। एक तो मुझे लगता है ना कि जो गेरुआ पहन के कोई अगर घोटालेबाजी करे, या कोई ऐसा ट्रस्ट जिसमें विद्यापीठ, रामायण ये नाम लिखे, उनकी सजा दुगनी होनी चाहिए। क्योंकि रामायण का नाम रख के, विद्यापीठ नाम रख के करोगे घोटालेबाजी। खैर, ये MRVT नाम का एक ट्रस्ट था जिसने 21 बीघा जमीन, करीब 52,000 स्क्वायर मीटर, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, 5.25 हेक्टेयर के करीब ज़मीन इन्होंने 12 दलितों से खरीदी। अब ये जो दलित परिवारों से जब आप ज़मीन खरीदते हैं तो एक उसमें है कि आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का एक NOC लेना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। उसको ज़्यादा आसान तरीका ये है कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं कि आप किसी दलित को पकड़ लेते हैं, उस दलित के नाम पे लिखवाते हैं, क्योंकि दलित से दलित अगर बेच रहा है तो परमिशन मिलना ज़्यादा आसान होता है। और फिर क्योंकि ये जो दलित है, इसकी ये पैसे वाला दलित होता है, उसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, क्योंकि अदरवाइज़ जो दलित ज़मीन बेच रहा होता है वो भूमिहीन से भूमिधर से अगर भूमिहीन हो जा रहा है तो उसमें सरकार के थोड़े सख्त कानून हैं। कि मान लीजिए, मैं आपको समझ के लिए समझा दूं कि किसी दलित के पास 2 बीघा ज़मीन है, अब वो बेचना चाहता है किन्हीं भी कारणों से, तो अगर वो अपनी सारी ज़मीन बेच रहा है तो सरकार के सख्त कानून हैं, और फिर वो लेवल ऑफ गिविंग परमिशन थोड़ा ऊपर हो जाता है।
तो उसका एक आसान रास्ता यह है कि आप दलित से दलित को बेच दीजिए। तो 2-2 बीघा अगर करके 12 लोगों ने भेजा तो इनके पास 24 बीघा हो गई। अब ये 1 बीघा रख के बाकी 21 बीघा की परमिशन मिलना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये भूमिहीन नहीं हो रहे हैं, लैंडलेस नहीं हो रहे हैं। खैर, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एक रुंगाई नाम के एक व्यक्ति को, जो दलित थे, वो इस ट्रस्ट की तरफ से आए, उन्होंने ये सारी जमीन उनके नाम से खरीदी गई और फिर ये घोटाला। ये कुल खरीदी गई थी 6,38,000 रुपये में। सुन के कभी कभी दुख भी होता है, 12 दलितों के परिवार से 6,38,000 रुपये में रोहंग्या जी ने ये ज़मीन खरीदी। उसका करंट सर्किल रेट, इस समय सर्किल रेट उस ज़मीन का 4.25 करोड़ से 9.5 करोड़ के बीच में है। ये मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, उसका मैं लिंक भी दे रहा हूँ, उसके हिसाब से चल रहा हूँ। अगर आप चाहिएगा तो डिटेल वहाँ आपको सब मिल जाएगा। अब इसमें करीब 15 अधिकारी, जो अधिकारियों के रिश्तेदार या बिल्कुल क्लोज, साले साली भी खूब हैं, मतलब माँ बाप, ससुर, साले साली। अच्छा, साले साली को थोड़ा रिलैक्सेशन दे देना चाहिए भाई, साले साली तो ठीक है, उसके लिए मुहावरे भी बहुत हैं। साले साली सबने इसमें वो किया, और लोकल एमएलए से लेके अधिकारी, रेवेन्यू अधिकारी, सब लोग इसमें हैं। इनमें से 3 अधिकारी ऐसे हैं जो इन दलितों का, अच्छा, जब दलितों की जमीन हुई तो इस पर कुछ रिपोर्ट हुई, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो उसके कुछ जांच भी चल रही है, कुछ मुकदमे भी चल रहे हैं। ये 3 अधिकारी, उनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व भी हैं, मतलब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये डायरेक्टली नहीं खरीद रहे हैं, इनके पिताजी खरीद रहे हैं, किसी का साला खरीद रहा है, किसी की साली खरीद रही है, किसी का ससुर खरीद रहा है, किसी का बहन, मतलब तरह तरह के बहनों ही खरीद रहे हैं। अब ये 15 लोग हैं, मैं लिस्ट दे रहा हूँ। उसमें 1-2 नाम तो समझ में आते हैं, जैसे वो तिवारी जी हैं, खब्बू तिवारी जी। अभी उनको बेचारे बर्खास्त भी हो गए मेरे ख्याल में, उनके दिन थोड़े खराब चल रहे हैं। खब्बू तिवारी जी ने खरीदी, एमएलए साहब हैं। कमिश्नर साहब के ससुर ने खरीदी है, कमिश्नर साहब के साले ने खरीदी है। साले को मैं अभी भी मानता हूँ, साले को वो दे देना चाहिए, क्या होते हैं, इम्यूनिटी, उनको छोड़ देना चाहिए। डीआईजी साहब जो, अच्छा, ये सब लोग ज़रूरी नहीं कि इस समय हो। जब नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि ट्रस्ट का फैसला आया कि भाई अब यहाँ ट्रस्ट, उसके पहले, मतलब उसके बाद ही ये सब कार्रवाई शुरू हुई। और ये सब लोग, जितने अधिकारी हैं जिनके नाम मैं साथ में लिख दे रहा हूँ, ये सब लोग कभी ना कभी उस दौरान वहाँ पे पोस्टेड थे। मैं यहाँ पे केवल नाम और पदनाम लिख रहा हूँ, कितने देर और कितने कब से कब तक पोस्टेड थे, ये आपको इंडियन एक्सप्रेस में अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। इसमें कमिश्नर, डीआईजी, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, अच्छा, एसडीएम है, सीओ है, कानूनगो, लेखपाल, पेशकार, सब लोग हैं। चलिए भाई, एक व्यक्ति का नाम देख के मुझे कष्ट हुआ, दुख भी हुआ, कष्ट भी हुआ। नाम है हर्षवर्धन शाही, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में से आते हैं, बड़े पत्रकार रहे हैं, अच्छी रेपुटेशन वाले पत्रकार हैं। अब इस समय राज्य सूचना कमिश्नर हैं, और उन्होंने अपनी पत्नी और लड़के के नाम से करीब 1,000 स्क्वायर मीटर, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन उन्होंने खरीद ली है। अफसोस मुझे इसलिए हुआ कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं वहीं अच्छा, सब लोग वहीं आश्रम बना के रहने की बात करते हैं, मतलब इतने एकदम से भगवान में सबका वो हो गया है गुण। मुझे अफसोस हर्षवर्धन शाही के लिए इसलिए हुआ कि इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, कि बहुत अच्छे पत्रकार, बहुत। 2 लोगों ने वो किया है, एक राज्यसभा वाले डिप्टी चेयरमैन हैं हरवंश जी, एक शाही जी, वो चंद्रशेखर जी के साथी माने जाते हैं। ये गोरखपुर में रहे हैं तो भाई इनका नाता भी ये कहा जाता है कि योगी जी से है, राजपूत हैं। इन 2 लोगों ने इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने को कंडक्ट किया किसान बिल में और फिर कई बिलों में, जिस तरह से वो अपने को, मतलब अपना कुछ रखे ही नहीं, इतनी इज्जत थी। उसी तरह से शाही जी का नाम यहाँ आना, क्योंकि आपको अगर इतना वो था तो इन सब चक्करों में आप क्यों पड़े थे। खैर, यूपी गवर्नमेंट ने अभी जब ये सब हो हल्ला मचा है और इंडियन एक्सप्रेस में छपाया, तो कल परसों एक राधे श्याम मिश्रा जी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू हैं, उनको जांच करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि करीब 7 दिन में ये जांच करके बताया जाए। मुझे एक ही चीज़ लगती है कि अगर जांच टेनी जी की तरह होगी, निष्पक्ष होगी, तो बहुत लोग नपेंगे, लेकिन जितने अधिकारी लोगों घेरे हुए हैं ना, उसमें जांच होना थोड़ा मुश्किल है। मैं एक चीज़ चलते चलते और अपनी बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में जब अधिकारी बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पे,
सबकी पत्नी की प्रतिभाएं बहुत प्रस्फुटित हो जाती हैं, एकदम से पत्नी बहुत प्रतिभावान हो जाती है, बढ़िया गायिका, किसी पर बढ़िया चित्रकारी, बढ़िया पेंटर, और सबको खूब कार्यक्रम मिलने लगते हैं। इस समय भी मिल रहे हैं, पहले भी मिलते हैं। ये नहीं है कि बीजेपी सरकार, ये हरदम था। जो चीफ सेक्रेटरी हुआ उसकी पत्नी का प्रतिभा एकदम से वो होती है, प्रस्फुटित होती है। अच्छा, उसमें एक जगह तो मैं फिर भी मानता हूं, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स करते हैं तो थोड़ा उनका एक मूल्यांकन भी हो जाता है। तो अगर आप गा सकती हैं, मान लीजिए बेसुरा भी कोई गाएगा तो हम ये कहेंगे ना हाँ हाँ वाह वाह, लेकिन अपनी मेरिट पे कुछ लोग करते हैं। एक नया चला है, मैं चित्र बनाता हूँ, मैंने ऐसे लाइन खींची, ऐसे लाइन खींची। अब मैं कहूँगा मुझे समझ में नहीं आता तो आप फूहड़ हैं, आप गंवा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता। ये तो कुछ हाई लेवल हुआ है। और इस तरह के वो जो महिलाएं हैं जो अपने पति के कंधे पे बंदूक रख के खूब वो जो ऐसे ऐसे लाइन है ना, वो 25 लाख में, 10 लाख में, 2 लाख में, जैसा मामला बना, जिसका जितना काम है। अच्छा, आर्ट ऐसी चीज है जिसका कोई मोल नहीं है। मतलब जैसे मैंने ये शोले पिक्चर मैंने 8-10 बार देखी थी, तो क्यों देखी? तो भाई मुझे अच्छी लगी थी। तो उसी तरह से अगर मुझे ऐसी ऐसी लाइन का मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, आप कहें क्यों देंगे? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, मुझे समझ है, मैं इसको समझता हूं, मैं इसमें दुनिया देखता हूं। तो इस तरह की बहुत सी पत्नियां जो हैं उत्तर प्रदेश में, वो चित्रकला में आजकल माहिर हो गई। खूब चित्र का प्रदर्शनी लगती है और खूब चित्र बेचे जाते हैं। अच्छा, अब आ जाएं हम लोग दूसरी बात पे। दूसरी बात है, क्या हरीश रावत जी छोड़ सकते हैं कांग्रेस? हरीश रावत जी का मैं इसलिए बता दूं कि एक तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं, तो और मैं डिस्क्लेमर कर दूं, मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत रूप से। एक बात मैं और एक और डिस्क्लेमर कर दूं, एक मैंने कार्यक्रम किया था, मैं हर एक वर्ष लोकमत सम्मान करता था। वो व्यक्ति देहरादून में था, सेंटर में मंत्री था, मेरा उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। वो सिर्फ मेरे कार्यक्रम में चूंकि बात थी उसको रखने के लिए, वो देहरादून से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से लखनऊ आते हैं, एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम आते हैं, कार्यक्रम से वापस एयरपोर्ट चले जाते हैं, और उसके बाद मैं आज तक उनसे मिला भी नहीं हूँ। ये भी मैं बता दूँ। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि उस आदमी में कुछ है। उन्होंने कल परसों कुछ एक ट्वीट किए और उन्होंने कहा कि मैं मगरमच्छों के बीच में फंस गया हूँ, कुछ हो, और वो थोड़ा दुखी ट्वीट थे। 2 ट्वीट किए और एक में वो कुछ रिटायरमेंट लेने की बात, या कि उनका कहना था कि बहुत हो गया, अब ख़त्म किया जाए, लेट अस कॉल इट अ डे, कुछ इस तरह की बातें की थी। हरीश रावत के बारे में मैं 2-3 चीज़ें बता दूं कि हरीश रावत जी ने कांग्रेस कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनको कांग्रेस ने कई बार बहुत फेयर ट्रीटमेंट नहीं दिया है, वो मैं आगे बताऊंगा क्या हुआ है। 1980 में वो पहली बार एमपी बन गए थे मुरली मनोहर जोशी को हरा के, मतलब बीजेपी के कद्दावर नेता को हरा के एमपी बने थे, लोकसभा पहुंचे थे, 4 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा, केंद्रीय मंत्री, 8-10 साल चीफ मिनिस्टर हरियाणा। लेकिन उनमें धैर्य और सब्र जो मैंने देखा है वो बहुत डिफिकल्ट है आज के ज़माने में किसी नेता में दिखा देने का। क्योंकि मैं 2-3 चीज़ें आपको जल्दी से याद दिला दूँ। 2002 में विधानसभा इलेक्शन में सारी मेहनत की थी हरीश रावत ने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर बनने की बात आई तो एनडी तिवारी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और इनको राज्यसभा दे दिया गया। ये 91 के बाद ये कोई इलेक्शन जीतते नहीं थे, लगातार 3-4 इलेक्शन हार गए थे, तो इनको 2002 में राज्यसभा दे के वो किया गया, जबकि क्लेम इनका था चीफ मिनिस्टर बनने का। फिर 2012 में इन्होंने फिर जिताया कांग्रेस को, बिल्कुल कांग्रेस के को कहीं से खींच के ले आके जिताया। बना किसको दिया गया? विजय बहुगुणा को। विजय बहुगुणा ने वहां क्या किया ये इसके लिए कहना ठीक नहीं होगा, कितनी अच्छी चलाई और कितना कमीशन कम हुआ ज़्यादा हुआ ये देहरादून के लोगों से पूछ लीजिए। और फिर विजय बहुगुणा जी अपना जो गंतव्य अंतिम स्थान था, अपने गंतव्य बीजेपी में पहुंच गए, बहन जी को भी बीजेपी लेते गए। उस बार फिर इनको नहीं बनाया था, लेकिन 2014 में फिर ये बने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी है। इनका जो इशू हुआ है वो इशू बेसिकली ट्रीटमेंट का है। देवेंद्र यादव जी वहाँ के इंचार्ज हैं, जो एआईसीसी इंचार्ज, जो उत्तराखंड देखते हैं। अब जो मेन जो जहाँ पे ये थोड़ा ट्रिगर हुआ वो हुआ ये कि एक तो इनको वो स्पेस नहीं दे दिया जा रहा था, ऐसा हरीश रावत जी के ट्वीट से लगता है। दूसरा, एक अभी रैली हुई थी जिसमें राहुल गांधी जी गए थे, उस रैली में इनके कटआउट्स भी लगे थे। वे वहाँ के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े मैं कहूँगा 1 से 10 नंबर तक अगर उत्तराखंड का कोई कांग्रेस का फेस है तो वो हरीश रावत है। इनके पोस्टर लगे थे, वो कुछ लोगों ने हटवाए और देवेंद्र यादव उस समय खड़े होकर एक तरह से, ये तो नहीं कहेंगे उन्होंने हटवाए, लेकिन वो कुछ बोले नहीं।
ये किसी को भी बुरी लगेगी। तो उसमें, और देवेंद्र यादव जी का मैं बता दूं, वो दिल्ली से एमएलए रहे हैं 2 बार। मतलब हरीश रावत के सामने पॉलिटिकल वेट की अगर बात की जाएगी तो देवेंद्र यादव कहीं पासंग भी नहीं है। अब राहुल गांधी जी के यहाँ कल शायद मीटिंग है, मुझे लगता है कि अंतोगत्वा राहुल गांधी भाई जो भी करें उनको सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। चलिए, ये तो 1-2 दिन में पता लग जाएगा। अब जरा हम लोग बात कर लें तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में एक बड़ी जीत हासिल की। अब आप ये कहेंगे कि ये नेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते करते टीएमसी के हम लोग कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात क्यों करने लगे? एक कारण है, इस वजह से कर रहा हूँ। 144 सीट थी, उसमें से 134 सीट टीएमसी जीत के आई है। बीजेपी 3, इंडिपेंडेंट 3, सीपीएम मतलब लेफ्ट 2 और कांग्रेस 2। टीएमसी 2015 के जो इलेक्शंस हुए थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उसके मुकाबले 20 सीट ज़्यादा जीती है। 2015 में म्यूनिसिपल इलेक्शन में 51% वोट मिले थे, 51%। इस बार 72% वोट मिले हैं। अभी विधानसभा इलेक्शन में टोटल वोट पूरे वेस्ट बंगाल में 49% मिले थे। इस कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में टीएमसी को 72% वोट मिले हैं, 23% ज़्यादा। बीजेपी को विधानसभा इलेक्शन में 29% वोट मिले थे। अब कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 9% रह गए हैं। बीजेपी का एक चीज़ और समझ लीजिए, 142 सीट्स पे लड़ी थी, 142 सीट पे जीती 3। सेकंड रही वो बीजेपी रही 42 पे, थर्ड रही 97 पे। 116 सीट पे उनकी जमानत जब्त हुई है। इस हिसाब से लेफ्ट 128, अच्छा लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर नहीं लड़ी थी, लेफ्ट अलग लड़ा था, कांग्रेस अलग लड़ी थी। लेफ्ट 128 सीट पे लड़ी थी, 2 जीती, और उसमें सेकंड 65 सीट्स में रही। 97 में इनकी भी जमानत जब्त हुई, लेकिन वोट परसेंटेज में लेफ्ट ने करीब 12% वोट पाया। वो टीएमसी के बाद नंबर 2 पे रह गई। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि शायद जितना जोर मोदी जी, अमित शाह, पूरे सब लोगों ने लगाया था, वो ऐसा लग रहा है कि वो फुस हो गया है, और वापस जो सीपीएम के वोटर थे, जो शायद उस समय बीजेपी के साथ या टीएमसी के साथ या जहाँ पे भी गए हो, या कांग्रेस के वोटर, वो धीरे धीरे विपक्ष को, जो एक स्थान वहाँ पे बहुत दिनों तक सीपीएम और कांग्रेस थी, वो विपक्ष के रोल में, मुझे नहीं लगता है कि अगले 2-4 वर्ष में सीपीएम और कांग्रेस मेन ऑपोजिशन के रूप में ही वेस्ट बंगाल में वापस आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।